नमस्कार दोस्तों। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा जजमेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग के ऊपर सेक्शन 144C के अंतर्गत दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 144C के तहत जो असेसमेंट ऑर्डर पास किए और रिमांड की जो कार्रवाई थी उसके लिए समय सीमा बढ़ाई गई थी, तो उसके लिए बहुत टाइमलाइन का जो कड़ाई से पालन होना चाहिए, अनिवार्य है, कंपलसरी रूप में उसका कंप्लायंस होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत अच्छा जजमेंट पास किया दिल्ली हाईकोर्ट ने। ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट पास किया था स्वरोवस्की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस JCIT दिल्ली 4 फरवरी 2026। ये ऑर्डर इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को और AO को क्या राइट है, इसके ऊपर भी इन्होंने इस पर चर्चा की है। उसमें जो मेन इशू था वो ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये कहना है कि ड्राफ्ट जो आपने तैयार किया है असेसमेंट ऑर्डर का, आप उसको जारी किए बिना सीधे ही अपना फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर सकते। अगर किया है तो वो गलत है। तो हम इस केस के फैक्ट और उसकी कुछ जो उनके इशूज हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो फैक्ट ये है कि स्वरोवस्की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने असेसमेंट ईयर 2007, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11 और 10, 11 के लिए फाइनल जो ऑर्डर था उसके आदेशों को चैलेंज करने के लिए अनेक रिट पिटीशंस फाइल की। और ये जो असेसमेंट ऑर्डर था वो ITAT के द्वारा एक इशू था रिमांड रिपोर्ट का, उस रिमांड के अनुसार के आदेशों के कंप्लायंस के लिए इन्होंने ये ऑर्डर किए थे। ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट भी इसमें इंक्लूड थे। जो असेसी था उसने सेक्शन 144C के अंतर्गत एलिजिबल असेसी की श्रेणी में आता था, इसलिए मूल कार्रवाई में जो ड्राफ्ट असेसमेंट प्रक्रिया या प्रोसेस का पालन करते हुए पूर्ण किए थे। आफ्टर डेट ITAT ने मामलों को पुनः विचार करने के लिए EO को और TPO को रेफर कर दिया, रिमांड कर दिया। रिमांड की कार्रवाई के दौरान EO ने सेक्शन 144C1 के अंतर्गत अनिवार्य ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जारी किए बिना ही फाइनल ऑर्डर पास कर दिया और साथ ही साथ उसने नोटिस पेनल्टी इनिशिएशन का कार्रवाई भी शुरू कर दी, उसके भी नोटिस जारी कर दी। पिटिशनर ने इस अंतिम आदेश को, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर को, इस आधार पर चुनौती दी कि 144C के अंतर्गत कोई भी जो कार्रवाई है, प्रक्रिया है, उसका उल्लंघन हुआ है और 153 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा से परे पारित किए गए। जो टाइम लिमिट थी सेक्शन 153 की, वो खत्म हो गई थी। अब दिल्ली हाईकोर्ट पे जब ये पिटीशन आई तो 3 जो विशेष इश्यूज थे वो ये थे कि क्या रिमांड की जो कार्रवाई थी उसमें भी असेसिंग ऑफिसर के लिए सेक्शन 144C के अंतर्गत ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जारी करना अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन, क्या सेक्शन 144C का पालन किए बिना फाइनल ऑर्डर पास कर देना AO के ज्यूरिडिक्शन के अभाव में शून्य या वॉइड है या नहीं। तीसरा जो क्वेश्चन था, सेक्शन 153, सब सेक्शन 153 और सब सेक्शन 151, सेक्शन 153 पर सब सेक्शन 4, उसमें जो टाइम लिमिट दी गई है उससे बाहर होने के कारण क्या ये टाइम बार्ड है। पिटिशनर जो था, असेसी था, उसने एक तर्क दिया कि 144C एक एलिजिबल असेसी को एक मौलिक वैधानिक अधिकार प्रदान करती है जिसके अंतर्गत उसे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर प्राप्त करने तथा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने का पूर्णतः अधिकार मिलता है। यह भी तय दिया गया कि यह अनिवार्यता रिमांड कार्रवाई में भी समान रूप से लागू होती है और AO को इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए था। AO इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, ऐसा कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह प्रस्तुत किया गया कि जो फाइनल ऑर्डर था, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने की जो समय सीमा थी वो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, अतः यह आदेश स्टार्टिंग से ही, इनिशियल फेज से ही वॉइड एब्जेक्शन था। रेवेन्यू
रेस्पोंडेंट जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट के आर्गूमेंट थे कि आईटीटी द्वारा मामला रिमांड पर किए जाने के पश्चात एओ केवल अपीलीय निर्देशों का कंप्लाइंस कर रहा था, उसे पुनः ड्राफ्ट असेसमेंट प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी कहा कि 144C के अंतर्गत रिमांड की कार्रवाई में इस प्रकार लागू नहीं किया जा सकता, जैसा कि याचिकाकर्ता के द्वारा बताया गया है। कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग्स अपने जो प्राप्त हुई, कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, सेक्शन 144C की वैधानिक संरचना का विश्लेषण करते हुए यह दोहराया गया कि जहां भी करदाता एलिजिबल असेसी है वहां ड्राफ्ट असेसमेंट जारी करना अनिवार्य हो जाता है। इसका अर्थ यह कि अगर आप चाहे वो एलिजिबल असेसी है तो उस केस में अगर रिमांड रिपोर्ट भी है तब भी समान रूप से लागू होगा, आपको हर हाल में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर लागू करना ही पड़ेगा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि यह अनिवार्यतः मूल आकलन और रिमांड दोनों प्रकार की कार्रवाइयों में समान रूप से लागू है। केवल इस आधार पर शिथिल नहीं की जा सकती कि मामला पहले से किसी स्तर पर निर्णित हो चुका है। न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों में टर्नर इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी एवं हेड स्ट्रॉन्ग सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में पर भरोसा जताते हुए करते हुए निर्णय दिया कि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जारी न करना अधिकार क्षेत्र की जड़ पर प्रहार करता है, जिससे कि फाइनल असेसमेंट ऑर्डर कानून की दृष्टि में अस्तित्वहीन नॉन ईस्ट हो जाता है। न्यायालय ने यह भी माना कि 153 के अंतर्गत निर्धारित सीमा काल अनिवार्य है, इसे विभागीय देरी या प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर बढ़ाया नहीं जा सकता। वर्तमान मामले में अंतिम आकलन मतलब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर वैधानिक सीमा काल के परे पारित किए गए थे, इस कारण भी वे अस्थिर और असंवैधानिक घोषित किए, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पर एक अच्छा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेक्शन 144C करदाता को एक मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। ये अधिकार रिमांड कार्रवाई में भी पूर्ण रूप से लागू होता है। यदि करदाता असेसी एलिजिबल असेसी है तो आकलन अधिकारी को असेसिंग ऑफिसर को अनिवार्य रूप से ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर जारी करना चाहिए। ऐसा कहते हुए इतना क्लैरिफिकेशन देते हुए सेक्शन 144C का उल्लंघन करते हुए और निर्धारित समय सीमा के पश्चात पारित कोई भी अंतिम आदेश शून्य अनइन्फोर्सेबल और निरस्त किए जाने योग्य होगा, ऐसा मानकर ऐसा बताते हुए उन्होंने इस ऑर्डर को निरस्त किया। मेरे विचार से ये निर्णय सिर्फ ट्रांसफर प्राइजिंग के लिए ही नहीं अपितु हर उस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर सेक्शन 144C में एक एलिजिबल असेसी को केवल इसलिए हरासमेंट किया जाए कि उसको ना तो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया जाए और फाइनल ऑर्डर बिना ड्राफ्ट असेसमेंट के अगर पारित किया जाता है तो उसके संबंध में एक अच्छा जजमेंट दिल्ली हाईकोर्ट का है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और सेक्शन 144C के तहत जो हमें एक वैलिड स्टैट्यूटरी राइट हमें प्राप्त है उसका हम उपयोग आराम से अपने लिए कर सकते हैं। धन्यवाद।